भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ यूं तो अक्सर अखिलेश यादव को निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव के बहाने उन्होंने जो बयान दिया उस पर घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी आक्रामक है। यादव समाज का एक बड़ा तबका गुस्से में है। दरअसल चंदौली में एक कार्यक्रम के दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि असली यादव देश के, बाकी अखिलेश के। दिनेश लाल यादव के इस बयान ने यादव वोट बैंक में सियासत के केंद्र में उसे ला दिया है। यादव वोट बैंक पर भाजपा सपा में वार। असली यादव वाला बयान सियासत में घमासान। असली यादव देश के, बाकी बचे अखिलेश। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के अखिलेश यादव पर इस बयान ने सियासत में तूफान ला दिया है। ये निरहुआ जी का बड़ा बोलापन है, छोटी मुंह बड़ी बात। बहुत गलत सोच रहे हैं, बहुत गलत बोला है। सारे यादव देश के, सारे यादव अखिलेश के। सियासत में असली और नकली यादव की बहस तेज हो गई है। पूछा जा रहा क्या जो बीजेपी के साथ है वही असली है और बाकी क्या यादव नहीं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के इस बयान पर समाजवाद के झंडा बरदारों का गुस्सा फूट पड़ा। कुछ हैं जो कुछ होंगे, हम नहीं कह सकते। जो सत्ता के लोग दलाल होते हैं, हर जगह जाने का काम करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, मगर पूरा समाज हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ। दरअसल यादव समाज लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है और बीते कुछ वक्त से इस वोट बैंक पर सत्ताधारी भाजपा की नजर है। यादव वोट बैंक को साथ लाने के लिए कई यादव चेहरों को भाजपा ने आगे किया। इसी फहरिस्त में एक बड़ा नाम दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का है, जिनके बयान पर हंगामा बरपा है और जिनका दावा है कि सबको साथ जोड़ेंगे और आने वाले वक्त में उन सीटों पर भी कमल खिलाएंगे जहां समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। उन लोग सबको जोड़ेंगे और जोड़ के कमल खिलाएंगे, क्योंकि अगर प्रगति करना है, विकास करना है और हमको सकल लिया को आगे लेके चलना है तो कमल खिलाना ही है। लेकिन सवाल है कि यादव समाज के लोगों का क्या कहना है। क्या वो दिनेश लाल यादव के बयान से सहमत है? सारे यादव पहले देश के हैं। देश के होने के बाद हम लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं कान्हा निरहु जी। हाँ, बाकी सब कान्हा यादव अखिलेश के हैं, अब रहेंगे हैं। निरहुआ गलत बोल रहे हैं। सभी लोग देश के हैं, सभी लोग अखिलेश के हैं और हर जाति के हैं अखिलेश, और न कि कोई बिरादरी के हैं। सभी लोग देश के हैं और उसके बाद अखिलेश यादव के हैं। कोई दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ नहीं है। जिस यादव समाज को दिनेश लाल यादव जोड़ने की बात कर रहे, वहीं से आवाज उठने लगी है। दिनेश लाल यादव समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे। निरहुआ को न यादव के बारे में जानकारी है, न देश के बारे में जानकारी है। यादव जातिवादी नहीं होता है, यादव समाजवादी होता है और यादव देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द के लिए जान कुर्बान करने वाली बिरादरी है। हालांकि यादव समाज से उठ रही इन तमाम आवाजों के बाद भी भाजपा को यकीन है कि वो दिनेश लाल यादव जैसे नेताओं के आसरे यादव समाज को साध लेने में सफल हो जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात की गई तो उनका कहना था कि जो देश का विकास चाहते हैं वो देश के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये तो सच्चाई है कि जो लोग भारत का, प्रदेश का विकास चाहते हैं, सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक करीब 10% है, जो कि सपा का आधार कहा जाता है और भाजपा अब इसी वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद से बसपा का जनाधार लगातार घटा। बहुजन समाज पार्टी मौजूदा वक्त में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ एक विधायक है और ऐसे में मायावती ने पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए नया प्लान तैयार किया। दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक को साथ लाने की कवायद में जुट गई और इसी कवायद में उन्होंने मदरसा सर्वे पर चोट की है,
मायावती की नजर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर है। मदरसा सर्वे बहाना, मुस्लिम वोट निशाना। समाजवादी पार्टी के वोट पर बसपा की चोट। निकाय चुनाव पास आया, माया को मदरसा सर्वे याद आया। भाजपा का पसमानदा प्लान, बसपा का सर्वे विरोधी अभियान। यूं तो मदरसा सर्वे पर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब जबकि निकाय चुनाव नजदीक है तो मदरसे के सर्वे पर विवाद का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। इस बार विरोध का सुर बसपा अध्यक्ष मायावती ने छेड़ा, जिन्होंने एक के बाद एक 4 ट्वीट कर सरकार से सवाल किया। मायावती के मुताबिक गैर सरकारी मदरसों में सरकार गैर जरूरी तरीके से दखल दे रही है। मायावती ने ट्वीट में लिखा, यूपी सरकार द्वारा विशेष टीम गठित करके लोगों के चंदों पर आश्रित प्राइवेट मदरसों के बहुचर्चित सर्वे का काम पूरा, जिसके अनुसार 7500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे हैं। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनाना चाहते तो फिर इनमें दखल क्यों? मायावती ने सरकार से सवाल किया, क्या सर्वे के बाद सरकार गैर सरकारी मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करेगी? मायावती ने बसपा सरकार में 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल करने का जिक्र करके ये संदेश देने की कोशिश की कि मुस्लिमों की असली रहनुमा बहुजन समाज पार्टी है। मतलब मायावती ने एक तीर से 2 निशाने साधे। एक ओर उनकी नजर सपा के वोट बैंक पर है तो दूसरी ओर उनका निशाना भाजपा के पसमानदा अभियान पर। लेकिन पहले सुनिए मायावती के इस ट्वीट पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी का क्या कहना है। मदरसे के सर्वे पे सवाल हमारे मुस्लिम नौजवानों के विकास पर सवाल होगा। अगर आप सर्वे पे आप 11 बिंदु के सवाल देखेंगे तो वो साधारण से सवाल है और ये सवाल सरकार को जानना भी ज़रूरी है कि हमारे जो मुस्लिम नौजवान छात्र उन मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़, उनकी इंफ्रा की स्थिति, उनके पेयजल की स्थिति, उनके टॉयलेट की स्थिति, ये सरकार अगर जानना चाह रही है तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मायावती के मदरसे के सर्वे पर ट्वीट को कोरी राजनीति करार दिया। भारतीय जनता पार्टी कोई मदरसे की विरोधी नहीं, मदरसी शिक्षा चल रही है। जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको बंद करने का विचार किया गया है। और अवैध कुछ भी चले, चाहे वो मदरसा चले, कोई प्राथमिक विद्यालय चले, कोई हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, या किसी भी प्रकार से अवैध जो भी है वह अवैध है, जो वैध है वो वैध है। मदरसे के सर्वे पर मायावती के ट्वीट को निकाय चुनाव और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा, क्योंकि हाल ही में पश्चिम में यूपी के बड़े मुस्लिम नेताओं में से एक इमरान मसूद को मायावती ने पार्टी में शामिल कराया था, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा में शामिल हुए थे। मायावती ने इमरान मसूद को उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी के 4 मंडलों का संयोजक बनाया है। वहीं पूर्वांचल के गढ़ में गुड्डू जमाली की न सिर्फ पार्टी में वापसी कराई, बल्कि आजमगढ़ उपचुनाव में गुड्डू जमाली को उतारकर सपा की हार का रास्ता भी तैयार कर दिया। दरअसल मायावती की योजना उत्तर प्रदेश की सियासत में भाजपा का विकल्प बनने की है और इसके संकेत वो पहले ही दे चुकी है। भाजपा के विकल्प के रूप में कहा गया बसपा अपने आप को तैयार करे। देखिए, हम लोग मजबूत हैं, पहले से मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कमियां दी उनको दुरुस्त करने के लिए बहन जी ने सबको निर्देश दिए और निश्चित रूप से स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर एक बेहतर परिणाम के साथ बहुजन समाज पार्टी का आपको दिखाई देगा। साल 2012 विधानसभा चुनाव के बाद से बसपा का जनाधार लगातार गिरा है, जिसे सहेजने के लिए बसपा नई रणनीति पर आगे बढ़ रही। दूसरे लफ्जों में कहें, मायावती दलित और मुस्लिम गठजोड़ से फिर से सत्ता का रास्ता तलाश रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की प्रधानमंत्री के रूप में ताजपोशी में देश की सियासत में उबाल लेकर आई है। शुरुआत में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री की बात उठी, फिर बात हिजाब तक पहुंच गई। हिजाब वाली प्रधानमंत्री का तराना असदुद्दीन ओवैसी ने छेड़ा है, तो समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन को भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए।
इससे पहले शफीकुर रहमान बर्क अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री के तराने को हवा दे चुके हैं। ब्रिटेन में ऋषि काल, भारत में सियासी बवाल। ये प्रॉब्लम्स हमारे देश में ज़्यादा हैं। हम भी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया की। हमें भी इन देशों से सबक लेना चाहिए। ओवैसी ने चली हिजाब वाली सियासी चाल। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। अल्पसंख्यक बहाना, मुस्लिम वोट बैंक निशाना। पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर और पी चिदम्बरम ने ब्रिटेन में ऋषि सुनक ताजपोशी के बहाने अल्पसंख्यक का राग छेड़ा। अब हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी अल्पसंख्यक की उफनाती सियासत में नया तराना लाए हैं। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए हिजाब का बहाना लाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक उनकी ख्वाहिश है कि हिजाब पहनने वाली कोई बच्ची या महिला देश की प्रधानमंत्री बने। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। ओवैसी ने हिजाब वाले बयान के जरिए एक तीर से दो निशाने साधे। पहला, अल्पसंख्यक के बहाने मुस्लिम समुदाय को संदेश दिया और दूसरा, हिजाब विवाद को फिर से सियासत के केंद्र में ला दिया। दिलचस्प यह है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के सांसद एसटी हसन की ख्वाहिश भी यही है। सुनिए जरा। ओवैसी जी ने एक बयान दिया है कि एक हिजाब वाली महिला को वो देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। उनका व्यू है, खुदा करे ऐसा हो जाए। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की ताजपोशी से देश में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री की चर्चा तेज हो चली है। दूसरे लफ्जों में कहें तो अल्पसंख्यक समाज सियासत के केंद्र में है, जिसके दोनों ओर खड़े हैं सियासी बयानवीर, जिनकी शब्दावली में अल्पसंख्यक पर हो रही सियासत की अपनी अपनी परिभाषा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का तर्क है, विपक्ष वोट बैंक के लालच में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री के मुद्दे को हवा दे रहा। मैं यह मानता हूं कि उनकी इस बात का कोई अर्थ नहीं है, ये बेअर्थ बातें। मैं यह मानता हूं कि वह शुद्ध रूप से केवल भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए बना कि भाजपा जो है किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी या नहीं बनने देगी, इस प्रकार का एक दुष्प्रचार सब वोट बैंक के लालच के बयान हैं। अल्पसंख्यक के मुद्दे पर सियासत इसलिए भी हो रही कि देश में मुस्लिम समुदाय की भूमिका किसी भी चुनाव में निर्णायक रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और दूसरा, सत्ताधारी दल भाजपा को हिंदूवादी पार्टी माना जाता है। ऐसे में विपक्ष की कवायद अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री के बहाने सियासत को नई दिशा देने की है, वो दिशा जो विपक्ष को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा सके। इसी कवायद में विपक्ष की तमाम पार्टियों की अपनी अपनी राय है और अपनी अपनी परिभाषा। हमारी तो बहरहाल ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के अंदर भी, चूँकि वो फार्मूला जो ब्रिटानिया ने इस्तेमाल किया है, जिस बुनियाद पर भी किया है, तो बहरहाल अगर उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी, काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है, और वो हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है, तो उसमें पाबंदी क्यों है? सियासत के तमाम सुरमा अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री का राग अलाप रहे, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। दरअसल अल्पसंख्यक के बहाने विपक्षी दलों का टारगेट मुस्लिम वोट बैंक है और सारी कवायद इसी ओर। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। क्या मुमकिन है कि भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर हो? इस सवाल का जवाब तो नहीं मालूम, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करेंसी नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर का तराना हवा में उछाल दिया है। इस पर देश की राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी से लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी केजरीवाल की सलाह से ऐतराज जता रहे हैं। केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड मिलेगा सियासी रिवॉर्ड।
करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर बदलेगी आपकी तकदीर। धर्म के नोट भाजपा के वोट पर चोट। हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं, आगे गुजरात की चुनावी लड़ाई है और बात करेंसी नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर पर आ गई है। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल का हिंदुत्व वाला यह बयान सियासत में भूचाल लेकर आया है, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ जब करेंसी पर किसी देवी या देवता की तस्वीर छपी। केजरीवाल का बयान आया तो भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया भी बहुत जल्दी आ गई। दाग लगा होगा उसको धोने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान श्री राम जी, माता सीता जी, श्री लक्ष्मण जी, माता सीता जी क्या हैं? लक्ष्मी जी की ही अवतार मानी जाती हैं। तो श्री केजरीवाल जी बहुत क्या कहूँ मैं, वह शब्द प्रयोग करना। केजरीवाल के करेंसी वाले बयान पर भाजपा ने चौतरफा हमला तेज कर दिया। आरोप है कि वोट के लालच में केजरीवाल ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। केजरीवाल जी को जो है दिल्ली की स्थिति को समझना चाहिए, वहाँ के लोग की परेशानियों को समझ के वहाँ के हल निकालने चाहिए, और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी इन चीज़ों में विफल हैं। केजरीवाल से सवाल पूछा जा रहा, अगर करेंसी पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर छपती है तो क्या इससे समाज में बंटवारा नहीं होगा? नोट के फटने और कटने पर देवी देवताओं के अपमान के सवाल नहीं उठेंगे? और आगे क्या ये मांग नहीं उठेगी कि दूसरे धर्मों के प्रतीकों को भी करेंसी पर जगह मिले? हम इससे एग्री नहीं करते। हम ये समझते हैं कि इससे इन धार्मिक चीज़ों की बेअदबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। केजरीवाल के बयान को हिमाचल प्रदेश में चुनाव और आने वाले दिनों में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा, जहां भाजपा को काफी मजबूत माना जा रहा, जो हिंदुत्व विचारधारा के आश्रय सत्ता में रहती चली आई है। माना जा रहा कि केजरीवाल अपने इस बयान से संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी सनातन संस्कृति में यकीन रखती है और प्रतीकों का सम्मान करती है। दरअसल अपने बयानों के जरिए केजरीवाल हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों ही प्रदेशों में सियासत की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।